नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट कार ड्राइवर की है जिनका नाम प्रवेश है। तो चलिए अब यह कहानी प्रवेश जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवेश है। मैं मुंबई के कांदिवली इलाके का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ कुछ साल पहले हुई थी। एक ऐसी घटना जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। असल में मैंने अपनी जिंदगी में 21 साल की उम्र में प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर उबर ओला के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझसे पहले मेरे पापा ही ड्राइविंग करके घर का खर्चा चलाते थे। वो लोकल टैक्सी चलाते थे, लेकिन एक दिन उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी बुरी चोट आई कि वो अब घंटों कार में बैठने लायक नहीं रहे। फिर मैंने ही उनकी जगह ले ली। तब तक मेरी 12वीं क्लास पूरी हो चुकी थी और मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई चालू कर दी थी। सुबह कॉलेज और दोपहर से रात तक ड्राइविंग, यही मेरी जिंदगी बन गई थी। शुरुआत में कार चलाना मुझे बोरिंग लगता था, लेकिन फिर जब दिन के अंत में फोन की स्क्रीन पर 2000 से 2200 का कैश नजर आता था तो वो एक अलग ही सुकून देता था। वही लालच धीरे धीरे इतना बढ़ा कि मैं रोज सुबह 6 बजे कार लेकर निकल जाता और रात के 12-1 बजे के आसपास ही लौटता। मैं खुद को थकने नहीं देता था, क्योंकि अब जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। जहां पापा कभी 800 से 1000 रुपए रोज कमाते थे, मैं उसी टैक्सी से 2000 से 2200 तक ले आता था। माँ और पापा को मुझ पर गर्व होने लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही लालच एक दिन मुझे ऐसी खौफनाक मुसीबत में फंसा देगा जिसकी कीमत मुझे सिर्फ पैसों में नहीं, रातों की नींद और होश हवास से भी चुकानी पड़ेगी। खैर, अब मैं आपको उस रात की तरफ ले चलता हूं, एक ऐसी रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस दिन शाम धीरे धीरे ढल रही थी। मेरी कार में आखिरी बुकिंग अंधेरी से गोरेगांव तक की थी, जिसमें 4 सवारियां थीं। उन्हें ड्रॉप करके जब मैं वापस लौट रहा था तब रात के करीब 8 बज चुके थे। मैंने सोचा आज तो टाइम से घर चला जाता हूं, कोई फायदा नहीं बेवजह भटकने का। लेकिन फिर दिमाग में वही सवाल घूमने लगा। माँ रोज पूछती है, बेटा आज कितना कमाया? और अगर मैं कह दूं कि सिर्फ 1500 ही हुए हैं तो उनके चेहरे की मायूसी मुझे काटने लगती है, क्योंकि मैं रोज 2000 के ऊपर ही घर लौटता था। बस इसी सोच में पड़कर मैंने सोचा चलो 1-2 बुकिंग और देख लेता हूं। अब मैं कार लेकर पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से नीचे की लोकल सड़कों पर घूमने लगा, मलाड वेस्ट के आसपास। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़कों से लोग कम होते गए, दुकानें एक एक करके बंद होने लगीं और सड़क पर वो शोरगुल की जगह अब सन्नाटा पसर चुका था। अब मुझे इधर उधर कार घुमाते हुए करीब 1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन कोई बुकिंग नहीं आई। थक हार कर मैंने सोचा चलो अब घर ही चलते हैं, बहुत हो गया आज का भाग दौड़। जिस रास्ते से मैं लौट रहा था वहां से मेरे घर पहुंचने में करीब 30 से 35 मिनट का वक्त लगता। मैंने मोबाइल पर प्लेलिस्ट ऑन की, एसी चालू किया और रिलैक्स होकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। लेकिन तभी एक सुनसान सड़क के एक टेढ़े मोड़ पर एक काली साड़ी पहने हुई औरत खड़ी दिखाई दी। वो बार बार सड़क के दोनों तरफ देख रही थी, जैसे किसी सवारी या टैक्सी का इंतजार कर रही हो। पहले तो मैं सोचने लगा रात के 10 बज रहे हैं और कोई औरत इस वीरान सड़क पर अकेली क्यों खड़ी होगी। फिर मन में झिझक हुई, क्या रुकना ठीक रहेगा? लेकिन फिर लगा चलो पूछ ही लेते हैं। मैंने गाड़ी थोड़ा धीमे की और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, मैडम कहां जाना है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे दरवाजा खोलकर मेरी कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैं थोड़ा घबरा गया। मैडम जाना कहां है बताइए, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूं। उलटी दिशा हुई तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने पीछे मुड़कर कहा। उसने बस इतना कहा, चलो तुम जहां जा रहे हो वहीं ले चलो। यह जवाब अजीब था, कोई अनजान पैसेंजर ऐसे क्यों बोलेगा? लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, ठंडी, सपाट और रुक रुक कर निकलती हुई। अब मुझे थोड़ा असहज लगने लगा था, लेकिन मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा, वो चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा मैं साफ नहीं देख पा रहा था,
क्योंकि उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर गिरी हुई थीं। पूरा सफर एक अजीब से सन्नाटे में कटने लगा। मैंने बात करने की कोशिश की। मैडम, आप कहाँ की रहने वाली हैं? कोई जवाब नहीं। इतनी रात को अकेले कैसे? फिर भी कोई जवाब नहीं। अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। लेकिन उसने जिस जगह का नाम लिया था वो जगह मेरे घर से भी करीब 5 से 7 किलोमीटर आगे पड़ती थी। यानी मुझे अपने घर से आगे जाना था। वैसे तो मैं ज्यादातर रात में अपना काम जल्दी समेट लेता हूं, लेकिन उस रात मैंने मौके का फायदा उठाने का सोचा और उससे 2 गुना किराया मांग लिया। मुझे हैरानी तब हुई जब उसने बिना कोई बहस किए 2 गुना किराया देने के लिए हामी भर दी। जैसे ही उसने हाँ कहा, मैंने बिना वक्त गंवाए अपनी कार फिर से स्टार्ट की और रास्ते पर बढ़ चला। अब वो औरत मेरी कार की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उस वक्त मेरी कार के म्यूजिक सिस्टम में पुराने सुनहरे फिल्मी नगमे बज रहे थे। मगर कुछ ही मिनट बाद मुझे लगा जैसे वो औरत मेरी पीठ की ओर देखते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही हो, एकदम वैसे जैसे कोई दमा का मरीज सांस खींचता है। शुरुआत में मैंने इस बात को नजरअंदाज किया, सोचा शायद मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे आवाज और गहराने लगी और वो मेरे कानों के बिल्कुल करीब महसूस होने लगी, मैं अचानक एक झटके से पीछे मुड़ा। मगर पीछे देखा तो वो औरत बिल्कुल सामान्य बैठी हुई थी, बिना कोई हलचल किए। ना उसकी सांसें तेज लग रही थी, ना ही कोई बेचैनी दिखाई दे रही थी। मैंने फिर ध्यान सामने की ओर किया और कार चलाते हुए कोशिश की कि गानों पर ध्यान टिकाऊं, मगर अब आवाज और भी ज्यादा भारी और असहज लगने लगी थी। परेशान होकर मैंने म्यूजिक बंद कर दिया। अब कार में सिर्फ उसके टायरों की आवाज सुनाई दे रही थी और कभी कभी वो धीमी सी खरखराहट जो उसके गले से आती लग रही थी। मैंने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, मैडम, सब ठीक है? आपको कुछ परेशानी तो नहीं? सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्या? उसने मेरे सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि एकदम तीखे लहजे में चिल्लाई, तुम ड्राइवर लोग खुद को क्या समझते हो? रात का वक्त देखकर सोचते हो कि अकेली औरत से मीठी मीठी बातें करोगे और बहला फुसला लोगे? भूल जाओ, मैं वैसी औरत नहीं हूं। जिस दिन जानोगे मैं कौन हूं, उस दिन मेरी बगल में बैठकर सांस लेना भी भूल जाओगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मन में सोचा, ये औरत है या पहेली? क्या मतलब है इसका? ऐसा क्या राज है इसमें कि मैं सांस लेना तक भूल जाऊंगा? मैंने खुद को समझाया, जो भी हो मुझे क्या, मेरा काम है उसे उसकी जगह पहुंचाना और अपने पैसे लेना। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर की सड़क भी पार कर चुका था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन आप लोगों को बताऊं, मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर आगे एक इलाका है जहां शहर के सबसे पुराने श्मशान घाट में से एक मौजूद है। वो जगह इतनी विशाल है कि अगर एक छोर से देखो तो दूसरा सिरा नजर ही नहीं आता। दूर दूर तक फैली पथरीली जमीन और उस पर अनगिनत चिताएं जली होती हैं। उस श्मशान घाट के बीच बीच में इतने लंबे और घने पेड़ लगे हैं कि वहां दिन में भी धूप ठीक से नहीं पहुंचती। ऐसे में सोचिए, रात के अंधेरे में वहां का माहौल कितना डरावना होता होगा। मैं जब जब वहां से गुजरता हूं, कभी उस तरफ नजर तक नहीं घुमाता। मेरी माँ कहा करती थी कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। आसपास रहने वाले लोग भी बताते हैं कि रात के वक्त वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। बचपन से ही मैंने अपनी माँ के मुंह से उस श्मशान घाट के बारे में कई अजीबोगरीब किस्से सुने थे, जिनकी वजह से बड़े होने के बाद भी उस जगह का डर कभी मेरे जहन से पूरी तरह नहीं निकला। इसी वजह से उस रात भी जब मैं उस महिला को लेकर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने कोशिश की कि एक बार भी मेरी नजर उस श्मशान की तरफ न जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं अपनी कार को बहुत धीमी रफ्तार में चला रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे उस जगह से इतना डर लगता था तो मैं तेज क्यों नहीं निकल गया। तो आपको बता दूं कि उस पुराने श्मशान के सामने वाली सड़क इतनी खराब हालत में थी कि उस पर बने गहरे गड्ढों की वजह से कोई भी वाहन तेज नहीं चल सकता था। बरसात के मौसम में उन गड्ढों में पानी भर जाता था और वो सड़क कीचड़ और पानी से लबालब हो जाती थी। मुंबई जैसे शहर में ये बात थोड़ा अजीब जरूर लगेगी, लेकिन उस 1 किलोमीटर के हिस्से को लेकर लोगों में ये धारणा बन चुकी थी कि वहां कुछ तो है जो बार बार सड़क को खुद ही तोड़ देता है। शासन ने कई बार उस सड़क की मरम्मत करवाई, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरते सड़क फिर से वैसे की वैसी हो जाती। अजीब बात यह थी कि श्मशान से पहले और उसके बाद की सड़कें एकदम ठीक थीं, लेकिन सिर्फ उसी हिस्से में गड्ढे हो जाते थे।
अब मैं उसी टूटी फूटी सड़क से अपनी कार को धीरे धीरे गुजार रहा था और महिला पीछे की सीट पर शांत बैठी थी। तभी अचानक श्मशान की तरफ से किसी औरत के चीखने की बेहद डरावनी आवाजें सुनाई दी। वो आवाज इतनी तीखी और स्पष्ट थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में मां की वो कहानियां ताजा हो गईं, जिनमें उन्होंने बताया था कि उस जगह पर आत्माओं की हलचल महसूस होती है। मैंने अपनी सांस रोकने की कोशिश की और खुद को शांत करने लगा। सोचा जल्दी से उस हिस्से को पार कर लूं। मेरी आंखें अब सिर्फ सामने के गड्ढों पर थीं ताकि कार को नुकसान न हो। तभी मुझे अपने दाएं कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो स्पर्श इतना ठंडा और अचानक था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। जिस तरह से वो हाथ मेरे कंधे पर रखा गया था, ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे रुक जाने का इशारा कर रहा हो। मैं डर गया। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, पीछे बैठी महिला ने ऐसा क्यों किया? मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने की हल्की सी अनुभूति के साथ ही पीछे से एक आवाज आई, यहीं कार रोक दो। उसने कार रुकवाने के लिए वही जगह चुनी थी जो उस पुराने श्मशान घाट का लोहे का भारी गेट था। उसके कहते ही मैंने कार रोकने की बजाय चलते चलते ही थोड़ा हैरानी में उससे कह दिया, मैडम, क्या आप ठीक हैं? आप देख नहीं रही कि किस जगह पर कार रुकवाने को कह रही हैं? ये जो बगल में श्मशान है वो कोई आम जगह नहीं है और अभी अभी किसी औरत के चीखने की आवाज आई है। मुझे तो साफ सुनाई दी। वो मेरी तरफ बिना कोई डर दिखाए बोली, अगर तुझे अपनी ड्राइविंग की फीस चाहिए तो कार यहीं रोक दे। उसके इस लहजे ने मेरी बोलती बंद कर दी और मैंने कार चुपचाप वहीं रोक दी। जैसे ही मैंने ब्रेक मारा, वो दरवाजा खोलकर बाहर उतरी और अपनी पर्स से पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। लेकिन जैसे ही उसका हाथ सामने आया, मेरी नजर उस हथेली पर पड़ी। वो हाथ किसी बूढ़ी औरत का लग रहा था, झुर्रियों से भरा हुआ, नाखून पीले और गले हुए, जबकि बाकी शरीर और चेहरा एकदम जवान। वो काली साड़ी में वाकई खूबसूरत लग रही थी और उसके खुले लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। लेकिन उसका हाथ जैसे किसी अधेड़ उम्र की मरी हुई औरत का। मैं अभी भी उसकी ओर एकटक देख ही रहा था कि वो पैसे मेरी तरफ बढ़ाकर बिना कुछ कहे श्मशान घाट के गेट की ओर मुड़ गई। मैं सोच में पड़ गया, क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत होकर भी ऐसे सड़े हुए हाथ कैसे रख सकती है? पर इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उस श्मशान घाट के भारी लोहे के गेट को खोलने लगी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आसपास कोई नहीं था और वो अकेली उस वीरान श्मशान घाट के अंदर जाने को तैयार खड़ी थी। मैं वहीं अपनी कार में बैठा बैठा ही जोर से चिल्लाया, मैडम, आप ठीक तो हैं? इतनी रात को श्मशान में क्यों जा रही हैं? अगर जान ही देनी है तो सड़क पर जाकर किसी ट्रक से टकरा जाओ। कम से कम इंसानों की दुनिया में रहोगी। ये क्या मरे हुए लोगों के बीच जा रही हैं आप? मेरे ये कहते ही उसने गेट पकड़े पकड़े ही अपनी गर्दन मेरी ओर मोड़ी और जिस तरह से उसने मुझे घूर कर देखा, मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उस पल उसकी मुस्कुराहट नहीं, वो मुस्कान नहीं थी, वो जैसे कोई अनजानी सजा सुनाने वाला भाव था। उसकी आंखें गोल गोल और भयानक सी लग रही थीं और जब वो बाल हवा में लहराए तो उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। एक पल को तो मुझे यही लगा कि ये कोई औरत नहीं, खुद किसी आत्मा का रूप है। मैं थर थर कांप गया। अब उसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही थी। उसकी वो ठंडी नजर, वो मुस्कुराहट और वो अजीब सा सन्नाटा, सब कुछ जैसे मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। मैं तुरंत सोचने लगा, अगर ये खुद ही मरना चाहती है तो मरने दो, मैं क्यों पीछे पड़ा हूं? मेरी जिम्मेदारी बस उसे पहुंचाने की थी, वो पूरी हो गई। अब मुझे यहां से निकलना चाहिए। बस यही सोचते हुए मैंने तुरंत कार की चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट कर दिया, उसकी तरफ बिना दोबारा देखे। जैसे ही मैंने कार का इंजन ऑन करने के लिए चाबी घुमाई, मेरी नजर फिर से उस औरत पर पड़ी। वो अब भी श्मशान घाट के भारी लोहे के गेट को पकड़े हुए मेरी ही ओर देख रही थी, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मेरी उंगलियां कांपने लगीं जब बार बार कोशिश करने के बावजूद मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। हर बार जब मैं इग्निशन ऑन करने की कोशिश करता तो बस एक भारी सी आवाज आती और कार फिर से शांत हो जाती। उस सन्नाटे में वो फेल होती हुई कोशिशें और वो मुस्कुराता चेहरा मेरी घबराहट को और बढ़ा रहे थे। मेरे चेहरे पर बहते पसीने की बूंदें इतनी साफ थीं कि शायद वो औरत भी देख पा रही थी। लगता था उसे अंदाजा हो गया था कि मैं अंदर से कितना ज्यादा डरा हुआ हूं। तभी वो बिना कुछ बोले बेहद धीमी चाल से मेरी तरफ लौटने लगी।
उसके कदमों की धीमी आहट और उसका मुस्कुराता चेहरा मुझे इस हद तक डरा गया था कि एक पल के लिए मेरा मन किया कि सब छोड़कर भाग जाऊं। लेकिन फिर खुद से ही सवाल करने लगा, अगर इस कार को छोड़ दिया तो फिर घर कैसे चलाऊंगा? यही तो मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। डर से जकड़ा हुआ मैं वहीं सीट पर बैठा रहा। कार को स्टार्ट करने की मेरी कोशिशें जारी थीं, लेकिन हर बार एक नाकामी। वो औरत अब गेट से चलकर धीरे धीरे मेरी कार तक आ रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे पास पहुंचने में एक युग लग जाएगा। लेकिन उसकी हरकतें इतनी अस्वाभाविक लग रही थीं कि मैं जितनी बार उसे देखता उतनी बार मेरी रूह कांप जाती। उसके बाल जो हवा में उड़ रहे थे वो उसके चेहरे की उस रहस्यमयी हंसी को और डरावना बना रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि एक मर्द होकर मैं इस हद तक डर गया हूं और वो एक औरत होकर भी इतनी निडर कैसे हो सकती है। उसकी मौजूदगी में हवा तक भारी लगने लगी थी। जैसे ही वो मेरी कार के पास आई, उसने पहली बार सीधे मुझसे लंबा कुछ कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन सीधी थी। वो बोली, आज दोपहर मैं इस श्मशान घाट में अपने पति की कब्र पर फूल चढ़ाने आई थी, लेकिन वहां से निकलते वक्त मेरा पर्स गलती से वहीं रह गया। आगे जाकर मुझे याद आया तो मैं उसे वापस लेने लौटी हूं। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में एक पल को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसका चेहरा, उसकी चाल और वो गेट के पास का माहौल ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य कह सके। उस वक्त कार स्टार्ट करने की मेरी हर कोशिश विफल हो चुकी थी और मैं बस अंदर ही अंदर दुआ कर रहा था कि जैसे तैसे करके ये रात टल जाए। लेकिन रास्ते में ही मुझे पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई। अब इस तरफ मेरा कोई जानने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं रात में यहां रुक नहीं सकती। मुझे जल्द से जल्द उस श्मशान घाट के अंदर जाकर अपना पर्स उठाना है और फिर वापस वहां लौट जाना है जहां मुझे जाना था। लेकिन डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। उसके मुंह से पैसे का नाम सुनते ही मेरी आंखों के आगे जैसे रुपयों की चमक तैरने लगती है। डर के बावजूद लालच मुझे कचोटने लगता है। कांपती हुई आवाज में मैं उससे पूछता हूं, कैसी मदद? वो कहती है, तुम बस मेरे साथ उस श्मशान घाट के अंदर चलो। मैं अकेले वहां जाऊंगी तो बहुत डर लगेगा, लेकिन अगर हम दोनों साथ चले तो डर कम होगा। और जैसे ही मैं अपना पर्स लेकर बाहर आ जाऊं, उसमें जो पैसे होंगे उसमें से एक अच्छा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने पहले ही कार का किराया मुझे दे दिया था, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक सवाल कौंधता है। अगर उसका पर्स दिन में श्मशान घाट में ही छूट गया था तो किराया देने के लिए इसके पास पैसे कहां से आए? लेकिन अगले ही पल मेरे मन में पैसों की गिनती शुरू हो जाती है। मैं सोचता हूं, अंदर जाकर ही तो निकलना है, इसमें क्या डर है? मगर तभी मां की सुनाई पुरानी कहानियां दिमाग में घूमने लगती हैं, खासकर इस श्मशान घाट से जुड़ी डरावनी बातें। थोड़ी देर पहले श्मशान घाट के अंदर से जो किसी औरत की अजीब सी आवाज आई थी वो भी याद आ जाती है। इन सब के चलते मैं उस औरत से साफ मना कर देता हूं कि मैं उसके साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मेरे मना करते ही उसके चेहरे पर हल्की उदासी दिखती है। कुछ पल सोचने के बाद वह फिर से बोलती है, अगर मैं तुम्हें 2000 नहीं 3000 दूं तो? पर्स में मेरे गहने हैं जो मैं आज ही ज्वेलरी शॉप से लेकर आई थी। उसमें कैश भी है, कोई 10 से 15 हजार के आसपास। तुम सिर्फ मेरे साथ चल दो, मैं तुम्हें उसमें से 3000 दे दूंगी। अब मेरे मन में फिर से लालच हावी हो जाता है। सोचता हूं जैसे बाहर मैंने इससे दोगुना किराया लिया, वैसे ही अब अंदर जाने का मौका भी भुना ही लेता हूं। मैं उससे कहता हूं 2000 में नहीं, अगर 3000 दो तो चलूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खुश हो जाती है और तुरंत 3000 देने के लिए तैयार हो जाती है। मगर उस वक्त मैं ये समझने की हालत में नहीं था कि असली फायदा मैं नहीं, सामने खड़ी वो औरत ही उठा रही थी। मैं तो सिर्फ पैसों के लालच में फंसता जा रहा था। उसके हाँ करते ही मैं अपनी कार को सड़क किनारे पार्क करता हूं और उसके साथ उस श्मशान घाट की तरफ बढ़ने लगता हूं। अब वो औरत मेरे आगे आगे चल रही थी, उसके पीछे पीछे मैं भी बढ़ने लगा। हम जैसे ही उस पुराने श्मशान घाट के जंग लगे भारी लोहे के गेट के पास पहुंचे तो वह औरत अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर बढ़ी और उस गेट की जंजीर नुमा कुंडी को खोलने लगी। उस लोहे की कुंडी पर बरसों की जंग लगी हुई थी। जैसे ही उसने कुंडी को खींचने की कोशिश की तो एक भयानक किर रर रर जैसी आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। वो आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि जैसे किसी खामोश वीराने के सीने को चीर रही हो।
कुछ ही सेकंड में वह कुंडी खुल जाती है और वह गेट को हल्के से धक्का देती है। गेट चरमराता हुआ खुलता है और वह मेरी तरफ पलटकर देखती है, फिर सिर हिलाकर इशारा करती है, आओ अंदर चलते हैं। मैं उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता हूं। हम दोनों श्मशान घाट के अंदर लगभग 10 से 15 कदम ही चले होंगे कि अचानक एक जोरदार हवा का झोंका हमारे बीच से गुजरता है। वो झोंका इतना तेज था कि उसके लंबे लंबे बाल मेरे चेहरे से आकर टकराते हैं, क्योंकि मैं ठीक उसके पीछे था। पर हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसके बाल मेरे गालों को छूते हैं, मुझे वहां अजीब सी जलन महसूस होने लगती है। वो जलन बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी ने मिर्ची वाला कुछ चेहरे पर मल दिया हो। मैं ठिठक जाता हूं, समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है। हवा का वो झोंका हमारे पीछे से गुजरते ही जैसे ही खत्म होता है, अचानक वो भारी लोहे का गेट तेज आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो जाता है। मैं चौंक जाता हूं, मन में सोचता हूं कि शायद हवा की वजह से गेट बंद हो गया होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब तेज हवा दरवाजों को भड़ाक से बंद कर देती है। लेकिन अगले ही पल मैं सोच में पड़ जाता हूं, वो गेट तो बेहद भारी था, ऐसे में क्या सच में सिर्फ हवा से बंद हो सकता है? इतने में वो औरत मुड़कर कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गए, आओ ना। उसकी बात सुनते ही मैं फिर से उसके पीछे चलने लगता हूं। श्मशान घाट अंदर से और भी ज्यादा बड़ा और फैला हुआ दिख रहा था। वो लगातार आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी खास जगह की तरफ बढ़ रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता हूं, कितनी दूर और चलना है? लेकिन वो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देती। मैं थोड़ा घबराने लगता हूं, फिर धीमे से कहता हूं, मुझे डर लग रहा है, आप यहीं रुक जाइए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, आप जाकर अपना पर्स ले आइए। मगर मेरी बात पर वह बिना मुड़े आगे चलते हुए बस एक ही बात कहती है, थोड़ी देर सब्र करो, सब पता चल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मैं सन्न रह जाता हूं, क्योंकि अब जो आवाज उसके मुंह से निकल रही थी वो पहले वाली नहीं थी। अभी तक जो नारी सुलभ, शांत और मुलायम आवाज थी, अब वो बदल चुकी थी। अब उसकी आवाज किसी भारी भरकम मर्द की तरह लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर गले में गड़बड़ कर ली हो। मैं एकदम से रुक जाता हूं और पीछे से फिर से उसी आवाज को सुनने की कोशिश करता हूं। क्या वो मेरी कल्पना थी या सच में अब कुछ बदल गया है? मैं उससे पूछता हूं, आपके पति को गुजरे कितना वक्त हो गया है? वो औरत फिर उसी अजीब, भारी और गूंजती हुई आवाज में हंसते हुए कहती है, आगे बढ़, सब समझ में आ जाएगा। उसकी ये आवाज दोबारा सुनते ही मेरा दिल बुरी तरह कांपने लगता है। पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं और मेरा शरीर किसी छोटे बच्चे की तरह डर से थरथराने लगता है। मैं वहीं खड़ा खड़ा सिसकने लगता हूं। मेरी रोने की हल्की आवाज शायद उस औरत के कानों तक पहुंच जाती है, क्योंकि वह अचानक चलते चलते रुक जाती है। मैंने भी चलना पहले ही बंद कर दिया था। अब जब उसे एहसास होता है कि मैं पीछे नहीं आ रहा, तो वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ती है। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, मैं डर के मारे 2-3 कदम पीछे हट जाता हूं। चेहरा अब वैसा नहीं रहा था जैसा अभी तक दिख रहा था। अब तक जो औरत बेहद सजी धजी और आकर्षक लग रही थी, उसका चेहरा अब बिल्कुल अलग और डरावना हो चुका था। जो सौम्य चेहरा अब तक मुझे अपनी ओर खींच रहा था, वह अब किसी बुरी आत्मा की तरह नजर आने लगा था। ठीक उसी तरह जैसे जब उसने मुझे कार में बैठने से पहले पैसे दिए थे और उसका झुर्रियों से भरा हाथ मैंने देखा था। अब वही झुर्रियां पूरे चेहरे पर फैल चुकी थीं। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही थीं। ना वो आंखें काली थीं, न सफेद, बल्कि किसी अनजान रंग की लग रही थीं। उसका जबड़ा फटा हुआ था और उसमें से लंबे और पैने दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसके पूरे शरीर की त्वचा अब अजीब तरीके से सिकुड़ने लगी थी। अब वो मेरे सामने किसी आम औरत की नहीं, बल्कि एक भयानक आत्मा या किसी खौफनाक डायन की शक्ल ले चुकी थी। उसे देखकर मेरा डर इस कदर हावी हो गया कि मुझे महसूस होने लगा कि मेरा पेशाब छूटने वाला है। माँ की कही एक बात अचानक से याद आ गई, कभी भी किसी ऐसी जगह जहां किसी की लाश दफन हो, वहां पर पेशाब मत करना, वरना वो आत्मा तुम्हारे पीछे लग जाती है। यह याद आते ही मैं अपने शरीर को संभालने की पूरी कोशिश करता हूं, मगर अब जो माहौल था उसमें खुद को रोक पाना मुश्किल हो गया। डर के मारे मेरी कार्गो पैंट में पेशाब निकल जाता है, लेकिन मैं अब वहां से भागने की हिम्मत जुटाता हूं। जितनी ताकत थी उसे बटोर कर मैं वापस पीछे की ओर भागता हूं, उसी बड़े लोहे के गेट की तरफ जिससे हम अंदर आए थे। जैसे ही गेट तक पहुंचता हूं, देखता हूं कि बाहर से वह गेट बंद है और एक बड़ी सी कुंडी लगी है, वही कुंडी जिसे उस औरत ने बड़ी मेहनत से खोला था। मैं पागलों की तरह उस गेट को जोर जोर से हिलाने लगता हूं। कोई है,
प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंसा हुआ हूं, वो मुझे मार डालेगी। मेरी आवाज किसी के कानों तक पहुंचे, इस उम्मीद में मैं बार बार गेट को पीटता हूं। इतने में मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है। मेरी सांसें रुकने लगती हैं। मैं धीरे धीरे गर्दन घुमाता हूं। वो वहीं खड़ी थी, वही भयानक औरत, अब एक भयानक आत्मा बन चुकी। उसकी आंखें अब मेरे अंदर झांक रही थीं। मैं डर के मारे सिसकने लगता हूं। रोने ही वाला था कि तभी उसने अपने नुकीले और लंबे नाखूनों वाले हाथ से मेरे मुंह पर वार किया। उसने मेरा चेहरा जबरदस्ती पकड़कर लोहे के गेट पर पूरी ताकत से दे मारा। अब उसका हाथ और वो लोहे का गेट, दोनों के बीच मेरा सिर इस तरह फंसा हुआ था कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। दर्द ऐसा हो रहा था जैसे खोपड़ी छटक जाएगी। अब मैं वहां खड़े खड़े इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि मेरी सांसें उलझने लगी थीं। लेकिन जैसे ही मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, उसने अपने दूसरे हाथ से मेरी कमीज को ऊपर उठाकर मेरे पेट की खाल को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के नाखून बेहद लंबे और खुरदुरे थे और वह उन्हें मेरी त्वचा में गाड़ने लगी। दर्द इतना जबरदस्त था कि मैं एकदम से कांपने लगा और मेरी हालत किसी घायल पक्षी जैसी हो गई थी जो जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। मैं जितना छटपटाता वह उतना ही ज्यादा जोर से हंसती। उसकी हंसी इतनी भयानक और गूंजदार थी कि उस वक्त मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो चेहरा जो कुछ मिनट पहले तक भले ही डरावना था, लेकिन अब तो राक्षसी लग रहा था। उसने मेरा सिर फिर से कार के उस भारी भरकम लोहे वाले बूट के दरवाजे पर जोर से दबा दिया। मेरी दोनों कनपटियों जैसे किसी लोहे की प्रेस में फंस गई थी। फिर पहली बार उसने अपनी असल आवाज में कुछ कहा, एक सड़ी हुई घुटी हुई आवाज में, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो। वो बोली, तुम जैसे लोभी ही होते हो जो खुद को ऐसी जगहों पर घसीट लाते हैं। तुम्हारा लालच ही तुम्हें इस मोड़ तक लाया है। इतना कहकर वह फिर से पागलों की तरह हंसने लगी। मैं चीख भी नहीं पा रहा था। मेरा मुंह दबा हुआ था और सांस अटक रही थी। फिर वह अचानक कहती है, आज शमशान घाट की दावत का दिन है और आज मेरी बहन और मुझे किसी की बलि चढ़ाकर इस शमशान घाट की आत्माओं को भोजन कराना था और तेरा मांस वो दावत का मुख्य व्यंजन बनेगा। अब मैं तेरे शरीर को चीर फाड़ कर उन सबको खिला दूंगी जो बरसों से भूखे पड़े हैं। उसके ये शब्द सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। सिर का दर्द इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे लगने लगा था कि अगले ही पल मेरी खोपड़ी छटक जाएगी। मैं खुद को किसी गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस करने लगा था। उसी वक्त मेरी माँ की कही एक बात मुझे याद आई, जब किसी ऐसी जगह फंस जाओ जहां से कोई रास्ता ना दिखे तो बस एक ही रास्ता बचता है, भगवान का। अगर मन सच्चा हो तो भगवान जरूर रास्ता निकालते हैं। मेरी माँ की आवाज जैसे कानों में गूंज गई। मैं वहीं खड़ा खड़ा आंखें बंद करके मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। मेरी आवाज उस वक्त इतनी कांप रही थी कि खुद मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे होंठ हिल रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा की कोई अधूरी पंक्ति या कोई टूटी फूटी दुआ। लेकिन उस आत्मा को यह समझ में नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से पूछा, क्या बड़बड़ा रहा है तू? हिम्मत है तो सामने बोल। लेकिन मैं उसके सामने कुछ नहीं बोला। मैं अब भी भगवान को पुकार रहा था। मेरी प्रार्थना सच्चे दिल से निकल रही थी। हे भगवान, मेरी माँ के पास मेरे सिवा कोई नहीं है। अगर आज मैं भी चला गया तो वो जीते जी मर जाएंगी। मुझे बचा लो। मैं अब भी प्रार्थना कर रहा था जब उसने फिर से मेरे सिर पर दबाव बढ़ा दिया। उसके हाथों की ताकत अब और भी ज्यादा हो चुकी थी। मैं अब बिल्कुल टूटने को था। लेकिन मेरी आवाज अब भगवान तक जा रही थी और यहीं से कहानी करवट लेने वाली थी। अब धीरे धीरे मेरे कानों से खून बहने लगा था और नाक से भी बूंद बूंद करके लाल तरल नीचे टपकने लगा था। मुझे लगने लगा कि अब कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी सोच को हिलाकर रख दिया। बाहर से अचानक एक जोर का धमाका हुआ और उसके साथ ही शमशान घाट का वह भारी भरकम लोहे का गेट पूरी ताकत से झंझनाता हुआ एक ओर उखड़ गया। उस तेज धमाके की वजह से मैं और वो भयंकर औरत दोनों ही उछलकर साइड में जा गिरे। जब मेरी नजर उस पर गई तो देखा कि उसी गेट का नुकीला सिरा सीधा उसकी पेट के आर पार चला गया था। वह लोहे का गेट जैसे ही गिरा, उसके वजन से उसके शरीर को बुरी तरह दबा दिया और उसके अंदरूनी अंग बाहर की ओर झूलने लगे थे। शायद वह भयंकर आत्मा उस शरीर को छोड़कर कुछ पल पहले ही बाहर निकल चुकी थी।
लेकिन मेरा शरीर उस वक्त इतना सुन्न हो गया था कि मैं चाहकर भी खुद को उठा नहीं पा रहा था। मेरी आंखें बंद होने को थीं, लेकिन तभी बाहर से लोगों की भीड़ भागती हुई अंदर की ओर आती दिखाई दी। उस गेट के गिरने और टक्कर के जोरदार धमाके को शायद पास के मोहल्ले में किसी ने सुन लिया था और उसी आवाज को सुनकर लोग इकट्ठा हो गए थे। जब भीड़ अंदर पहुंची तो उन्होंने शमशान घाट के कोने में मुझे पड़ा देखा। कुछ लोग मुझे उठाकर बाहर लाए और एक पत्थर पर बिठाकर मेरे होश में आने का इंतजार करने लगे। किसी ने मुझे पानी पिलाया, कोई मेरा माथा सहलाने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे मैं उस खौफनाक चुड़ैल के चंगुल से बच गया। तो मैं आपको बताता हूं। असल में जो बड़ा गेट था उसमें बाहर से एक कार बेहद तेज रफ्तार में आकर भिड़ गई थी। वो कार किसी तरह नियंत्रण खो बैठी थी और सीधा उस लोहे के गेट से आकर टकराई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के अगले हिस्से के साथ साथ गेट भी छटक कर एक ओर गिर पड़ा। और संयोग ऐसा रहा कि जिस वक्त वह गेट टूटा उस वक्त वह औरत मुझे उसी गेट की ओर धकेले हुए थी। जैसे ही टक्कर हुई हम दोनों उछलकर दूर जा गिरे और वहीं लोहे का गेट उसके ऊपर जा गिरा। जो कार टकराई थी उसमें 2 लोग सवार थे। दोनों ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। किसी का सिर फट गया था, किसी के हाथ पैर मुड़ गए थे। कार का अगला हिस्सा लगभग पूरी तरह खत्म हो गया था, लेकिन उसी गेट की टक्कर ने मेरी जान बचा दी। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि उस भयानक चुड़ैल के चंगुल से मैं कैसे बच गया। उस हादसे के बाद वहां मौजूद लोग और मैं सभी को पास ही स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां लगभग 2 दिन तक हमारी देखभाल और इलाज चलता रहा। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई, मैंने अस्पताल के उसी वार्ड में भर्ती उन लोगों से मिलने का फैसला किया जो कार चला रहे थे और हादसे का शिकार हुए थे। जब मैं उनके पास गया तो वे कुछ बेचैन और गुमसुम से लग रहे थे। मैंने धीरे से उनसे पूछा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। राजेश नाम के एक युवक ने जवाब दिया, हम सब एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। रात का वक्त था और साढ़े सड़कें लगभग सुनसान थीं। रास्ते में हमें सड़क के किनारे एक बुजुर्ग महिला अकेली खड़ी दिखाई दी। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इतनी रात को एक अकेली बूढ़ी औरत का यूं खड़ा होना ठीक नहीं लगता। उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, जहां उतारना होगा उतार देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और उस महिला को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। लेकिन गाड़ी में बैठाने के बाद से ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। 2 बार कार के टायर एकदम से पंचर हो गए, जबकि सड़क एकदम साफ और समतल थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही उनकी कार उस पुराने शमशान घाट के पास से गुजरने लगी, तभी वह बूढ़ी औरत अचानक चुपचाप पीछे से उठकर आगे आ गई और तेजी से स्टीयरिंग व्हील पर झपट पड़ी। उसने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया और कार सीधा जाकर उस शमशान घाट के भारी लोहे के गेट से जा टकराई। हादसे के कुछ सेकंड बाद जब सब होश में आए तो चौंकाने वाली बात यह थी कि कार में बैठी वह बूढ़ी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां चली गई। प्रवेश की आंखें उस वक्त भी डरी हुई थीं। उसने मुझसे कहा, भाई साहब, आज तक समझ नहीं आया कि वो औरत थी कौन। अगर इंसान थी तो गायब कैसे हो गई, और अगर इंसान नहीं थी तो फिर क्या थी। उसकी बातों में अब भी डर साफ झलक रहा था और मैं खुद भी अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। लेकिन शायद अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका था। जब उस डरावनी आत्मा ने मुझ पर हमला किया था तो उसने मुझे यह बताया था कि उस रात उसे और उसकी बहन को पूरे शमशान घाट को अपनी दावत देने के लिए बुलाया गया था। अब मुझे यह सोचकर हैरानी हो रही थी कि क्या वह बूढ़ी औरत जो उस कार ड्राइवर और उसकी पत्नी के ऊपर हमला करने आई थी, वह उस आत्मा की बहन हो सकती है। शायद वही थी जो मेरे ऊपर हमला करने आई थी। जैसे ही मैंने उस ड्राइवर से उसकी कहानी सुनी, मैंने सोचा कि अब मुझे उन्हें भी वह सब कुछ बताना चाहिए जो मेरे साथ हुआ था। उस वक्त तक मेरी मां को इन सभी घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। वह बहुत डर गई थीं और उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं वह डरावनी आत्मा फिर से मेरे पीछे न लग जाए। इसलिए उन्होंने हमारे घर में एक छोटी सी पूजा करवाई और हवन भी किया। पूजा में कई पंडितों को बुलाया गया था और उनमें से एक सबसे बड़े पंडित जी ने मुझे कहा था, तुम्हें अगले 1 से 1.5 महीने तक अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा को जब तक अपना अगला शिकार नहीं मिलेगा तब तक वह तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम उसे सड़क पर कहीं दिखाई दिए तो वह तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। अगर एक बार वह तुम्हारे घर पहुंच गई तो वह तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगी, उसे खत्म कर देगी। इसीलिए उन पंडित जी की बात मानते हुए मैंने 1 से 1.5 महीने तक घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की।
लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि 6 महीने तक घर से बाहर नहीं गया। उस दौरान मेरे पिता ही दिन में कार चलाते थे जब उन्हें समय मिलता था। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जिस रात वह कार उस शमशान घाट के लोहे के गेट से टकराई थी, उस टक्कर से पहले वह कार मेरे कार से भी टकराई थी। मेरी कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी क्योंकि वह काफी पुरानी और कमजोर थी। जैसे ही उस कार ने मेरी कार को टक्कर मारी, वह सीधा जाकर शमशान घाट के गेट से टकराई थी। फिर उस दुर्घटना के बाद मेरे पिता ने कुछ पैसे जमा किए और हमने एक नया इलेक्ट्रिक कार खरीदी जो अब हम चलाते हैं और पिता को अब उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं सादिक खान सऊदी अरब से, खुशबू भोलाराम राजस्थान से, विवेक भाई नेपाल से, आकाश कुमार भाई इंडिया से, विक्की शर्मा असम रामपुर से, बबिल भाई कानपुर से, इमरान खान उत्तर प्रदेश से, मुकुनिशा मेघालय से, आजाद आलम झारखंड से, पकलू भाई इंडिया से, दिलीप भाई मोती चरोली से, राकेश राजपूत भाई जॉर्डन से, गोपाल भाई कोलकाता से, इंद्रजीत भाई लखनऊ से, अवैस मलिक पंजाब मेलरकोटला से, राहुल सिंह आदापुर से, सेलिन कुमार डोला बॉलीपुर से, शिवसागर असम से, प्रियांशु भंडारी तहरी गढ़वाल से, अक्षय परिंदा जयपुर से, अनीता शर्मा त्रिलोकपुरी से, अमित गुप्ता त्रिलोकपुरी से, लोकेश शर्मा बदरपुर से, प्रेम लोरहावाल त्रिलोकपुरी से, बलवीर कश्यप त्रिलोकपुरी से, रिंकू रोहिणी पंजाब से, अभिजीत भाई असम से, अफजाल भाई सऊदी अरब से, रीना हैदराबाद से, ज्वेल बांग्लादेश ढाका से, कृष्णा भाई नेपाल से, तिनसुकिया असम से, सुनीता मलिक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, दुर्गेश भास्कर भाई छत्तीसगढ़ से, विकास जंग थापा भाई दुबई से, राजा चौहान भाई असम से, राहुल भाई बिहार से, प्रशांत द्विवेदी यूएस से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, ईश्वर शर्मा त्रिलोकपुरी से, शशि शर्मा त्रिलोकपुरी से, सन्नी शर्मा त्रिलोकपुरी से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, अमन धलीवाल भाई पंजाब से, कालूराम तेजी जयपुर से, सुमित भाई उत्तर प्रदेश शाहपुरा से, स्नेहा इंडिया से, कासिफ खान कानपुर से, राजवीर बना जयपुर से, अमन कश्यप उत्तर प्रदेश लखनऊ से, अमन भाई नगला इमरती से, अली राजा दिल्ली से, फुरकान खान गाजियाबाद से, राहुल शाह चंडीगढ़ से, जॉन संगतम भाई नागालैंड से, दीपक शर्मा त्रिलोकपुरी से, श्रुति शर्मा त्रिलोकपुरी से, वंश शर्मा त्रिलोकपुरी से, यूसुफ भाई लाहौर पाकिस्तान से, सारीना गुरुंग नेपाल से, विक्रम भाई असम से, शाहिद खान भाई कोलकाता से, अरुण भाई छत्तीसगढ़ से, कौशल भाई उत्तर प्रदेश मथुरा से, भवेश भाई गुजरात से, राजेश कम्हार ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमातो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल से, अंकित अग्रवाल भाई मध्य प्रदेश से, साजन भाई पंजाब से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, इफ्तिखर भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्रद्धा राय बालाघाट से, मोहम्मद जकरिया भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, श्यामलाल भाई नागालैंड से, आदित्य भाई राजगीर इंडिया से, शिवा पाटिल भाई इंडिया से, आक्रमूल भाई इंडिया से, राहुल प्रजापति गुजरात से, अनुज कुमार बिहार से, राहुल महतो बिहार से, शिव प्रसाद पाटिल महाराष्ट्र पुणे से, कृष्णा भुजेल भाई इंडिया से, अनिल चौहान भाई बिहार से, संजय कुमार भाई दिल्ली से, चांद अली खान भाई हरियाणा से, समीम भाई हैदराबाद से, अजय अग्रवाल भाई उत्तर प्रदेश से, बालास्वेर भाई ओडिशा से, सैफली भाई झारखंड से, बिमल भाई नेपाल से, शकील भाई जम्मू कश्मीर से, अफरोज भाई मुंबई से, विशाल भाई मुंबई से, नदीम खान भाई ढाका बांग्लादेश से, रिंकू भाई ओडिशा से, देवेश भाई मुजफ्फरपुर से, गुरदीप भाई इंडिया से, अशोक भाई ओडिशा कततपुर से, राजेश सिंह भाई उत्तराखंड से, मोहम्मद नूरेन खान भाई बिहार से, कौन गकान भाई असम से, विपिन भाई बुलंदशहर से, संत बहादुर भाई इंडिया से, श्रेय चौहान रुड़की से, सचिन कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से, नवाब अली भाई दिल्ली से, विकास जोशी भाई नेपाल काठमांडू से, सुनीता मालिक मध्य प्रदेश से, मोहम्मद टाबरक भाई इंडिया से, तुषार भाई इंडिया से, दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से,
आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से, सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अमित जाटव भाई आजमगढ़ से, तलवंडी भाई पंजाब से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, कृति भाई ओडिशा से, थोसिफली भाई बिहार से, विवेक भाई दुबई से, अशोक भाई नेपाल से, स्मार्टी रोहन सिंह भाई इंडिया से, अंकुल भाई बीसलपुर से, मैनी भाई कोटा राजस्थान से, माया शर्मा मौर्याटिस से, शंकर भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई लुधियाना से, जसबीर सिंह सिंधु भाई बिहार से, अलिक दास जलपगुड़ी से, शाहरुख खान हसनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज पासवान भाई झांझा से, पार्वती सैनी फरीदाबाद से, धनराज हैखद्दे नागपुर महाराष्ट्र से, बबुनी सेनापति ओडिशा से, खुशबू प्रजापति राजस्थान से, शिवम गुप्ता भाई आजमगढ़ से, निहारिका संबालपुर ओडिशा से, सूरज भाई मौर्याटिस से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, गुड्डा भाई सहरसा बिहार से, मनु भाई जफराबाद से, मोहन ठाकुर भाई नेपाल से, विक्की भाई दिल्ली से, सुनील भाई चंडीगढ़ से, विक्रम ठाकुर कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन सक्सेना भाई हाथरस से, रितेशु बाले भाई नासिक से, सुखप्रीत सिंह जालंधर पंजाब से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, अजय भाई इंडिया से, शत्रु मार्टिन भाई अरुणाचल प्रदेश से, कृणाल भगत भाई महाराष्ट्र से, विनेश कुमार भाई हाथरस से, कमलेश भाई महाराष्ट्र से, सुबराट दास भाई ओडिशा से, दीप छेत्री भाई कोलकाता से, आरव फिरोजपुर से, उत्तम हलदार भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुणाल राव भाई उदयपुर राजस्थान से, अक्षय भाई देहरादून से, आसिफ भाई कराची पाकिस्तान से, सुखजीत सिंह और गुरमन सिंह फिरोजपुर पंजाब से, मितेश भाई गुजरात से, सीताराम भाई नेपाल से, मंतोष पासवान भाई इंडिया से, संतोष भाई शेम्बल से, आशीष शेरपा भाई नेपाल से, चंद बाबू राजस्थान से, मोहम्मद आमिर भाई कोलकाता से, रवि काव्या विनायक भाई पंजाब से, अज्जुल हसन भाई गोरखपुर से, आफ्ताब भाई माडोसा से, मिठू शाह भाई सीलूगिरी से, आजाद भाई झारखंड से, मोहम्मद सांबे भाई मुस्कट ओमान से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, रानूगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।